हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या अग्निवीर या आर्मी में आप ऑफिसर लाइन में आप जाना चाहते हैं, मेडिकल गाइडलाइन ऑलमोस्ट सबके लिए सेम फॉलो होती है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइल्स क्या है। बहुत सारे मैसेजेस आए कि पाइल्स के बारे में बताया जाए कि पाइल्स क्या है, कैसा ये होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं पाइल्स क्या है, लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चलता है आपको, और दूसरी बात मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है इसके बारे में, और जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपका होता है उस पर किस तरीके के पॉइंट्स बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति एनस के अंदर और बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से एनस अंदरूनी हिस्से या बाहरी हिस्से में स्किन जमा होकर मस्से जैसी बन जाती है। इसमें से कई बार खून निकलने के साथ दर्द भी होता है। अब कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स पाइल्स डिटेक्ट हो जाता है और वो बड़ा मतलब कि शॉक्ड रह जाता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके बावजूद भी पाइल्स कैसे डिटेक्ट हो गया, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल त्याग के दौरान जोर लगाने पर ये मस्से बाहर आ जाते हैं। इस समस्या के कारण व्यक्ति को बैठने में भी दिक्कत होती है। चिकित्सकों के अनुसार कई बार शर्मिंदगी के कारण लोग शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देते, जिससे बाद में समस्या बढ़ जाती है। और यही जो हमारे फोर्सेस में जाने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी होता है कि उसको पहले वो गौर नहीं करते और बाद में क्या होता है कि जब मेडिकल आ जाता है तो ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ और उस समय कि अब सर्जरी करवाना है या ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट बिना सर्जरी भी हो सकता है, आयुर्वेदा में भी इसका इलाज है। दूसरा, काफ़ी टेक्निक्स ऐसी हैं कि जिसके ज़रिए आप इसको ठीक कर सकते हैं। पाइल्स के कारण क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा तो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। कब्ज के कारण पेट साफ नहीं होता और मल त्याग में जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या हो जाती है। जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। पाइल्स का एक कारण मोटापा भी है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पाइल्स की समस्या हो जाती है और डिलीवरी के बाद भी ये समस्या हो सकती है। और यदि किसी प्रकार का फैमिली हिस्ट्री है तो इससे भी आपको इसका खतरा बढ़ जाता है। अब लक्षण क्या है, तो लक्षण तो सबसे पहला तो यही है कि मल त्याग के समय दर्द होना, रक्त या म्यूकस आना, एनस के आसपास सूजन या गांठ जैसे होना, एनस के आसपास खुजली, और मल त्याग के बाद भी ऐसा लगना कि पेट साफ नहीं हुआ है, और पाइल्स के मस्सों से सिर्फ खून आना। अब देखिए मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है इसके बारे में। मेडिकल गाइडलाइन कि पेज नंबर 35 पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया है पेरिनियम एंड एनोरेक्टल रीजन का एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ द कैंडिडेट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टर्न हिज बैक, स्टूप डाउन एंड सेपरेट द बटक्स विथ हिज हैंड। कि कैंडिडेट को टर्न डाउन करने के लिए कहा जाता है, पीठ की तरफ खड़े होके, उसके बाद झुकने के लिए, और दोनों हाथों से अपने बटक्स को स्प्रेड करने के लिए कहा जाता है, सेपरेट करने के लिए। वन कैन देन एग्जामिन फॉर एनल वाट, किसी प्रकार की कोई गांठ तो नहीं है वहाँ पर। कॉन्डोलोमेटा, वो जेनिटल वाट जो होता है उसको, फिस्टुला इन एनो, पाइलोनाइडल साइनस, प्रोलैप्स रेक्टम। अब प्रोलैप्स रेक्टम का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि जो रेक्टम जो है वो डिस्प्लेस हो गया है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, ऊपर या नीचे की तरफ। फिशर एंड एक्सटर्नल पाइल्स, द कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू स्ट्रेन, इस पर जोर लगाने के लिए कहा जाएगा, एज टू डिफेक्ट, जैसे कि फ्रेश होते समय जोर लगाया जाता है, सो दैट फिशर इन एनो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स और प्रोलैप्स of rectum become more evident. If candidate gives a history of sexually transmitted disease, STD का मतलब है यहाँ पर, shows clinical signs of old healed STD lesion, he should be rejected. अब ये सब यदि आपको है, किसी प्रकार का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो भी कभी हुआ है और हील अप हो चुका है, उसका कोई निशान है, तो वो भी रिजेक्टेड है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताया गया है, कैंडिडेट्स प्रेजेंटिंग एनी कंडीशन STD आर नॉट एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसी प्रकार का है तो वो एलिजिबल नहीं है एनरोलमेंट के। दे शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड
recruiting medical officer for chancre, painless ulcer और अल्सर ऑन पेनिस, उसके बारे में बताया गया है। एनलार्जमेंट रीजनल लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स जो है उसके बारे में भी कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई वृद्धि उसमें नहीं हो। कॉन्डेलोमेटा कि जेनिटल वाट, किसी प्रकार की कोई गांठ वहाँ पर नहीं हो। और यूरेथ्रल डिस्चार्ज, किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज वगैरह वहाँ पर नहीं हो। एंड द कैंडिडेट विथ और विदाउट हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर आर टू बी रिजेक्टेड। अब देखिए मेडिकल गाइडलाइन जो है वो आपको विशेष रूप से आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए कि उससे आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कुछ हमारे साथी जो है उनको हेमोरॉइड, पाइल्स ये सब प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ स्किन टैग होता है। अब स्किन टैग जो है उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ स्किन टैग है तो वो उसका क्या पॉइंट बनता है। एनोरेक्टल, अब एनोरेक्टल के बारे में कहा है कि एविडेंस ऑफ एनल फिस्टुला इज डिस्क्वालीफाइंग। एनल फिस्टुला है तो वो डिस्क्वालीफाइंग है। एविडेंस ऑफ एनल और रेक्टल प्रोलैप्स, स्ट्रिक्चर, इन सब के बारे में भी कहा है कि ये भी सभी डिस्क्वालीफाई है। अब स्ट्रिक्चर क्या है कि एबनॉर्मल नैरोइंग, जो एनस जो है उसका एबनॉर्मल नैरोइंग की जो पासेस है वो नॉर्मल नहीं है, चाहे पेनिस का है या एनस का है, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम करता है आपके लिए। हेमोरॉइड इंटरनल और एक्सटर्नल विद एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, डिस्क्वालीफाई। हेमोरॉइड इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अब कुछ हमारे साथियों को ये भ्रांति होती है कि इंटरनल तो वहाँ पर चेक नहीं होता है। देखिए ऐसा नहीं है। जो मेडिकल अफसर हैं वो पूरी तरीके से आपको चेक करते हैं। किस तरीके से चेक करते हैं पूरा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। एग्जामिनेशन ऑफ एनल रेक्टल रीजन जो है ये सब पीछे डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक जो आपके काम की चीज़ है कि मियर प्रेजेंस ऑफ एनल टैग एंड सेंटिनल पाइल इज़ नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ रिजेक्शन। कि एनल टैग है, स्किन टैग है तो वो रिजेक्शन नहीं होगा। अब ये कैसे होता है, कुछ लोगों में जन्मजात होता है। कई बार क्या होता है कि पाइल्स का, हेमोरॉइड का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, उसका ट्रीटमेंट हो गया और ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद भी वो टैग जो है वो बचा जाता है, रह जाता है वहाँ पे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात ये आती है कि सर्जरी कितनी पुरानी फिट हो सकती है। तो सर्जरी जो है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट होता है। अब आपको यदि हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की, तो 2018 में क्या हुआ, कोविड की वजह से टाइम मिल गया था, 9 महीने का समय मिल गया था कैंडिडेट्स को, तो हेमोरॉइड की सर्जरी वाले कैंडिडेट्स जो थे वो भी फिट हो गए थे। वरना जनरली क्या होता था कि पुरानी गाइडलाइन में लगभग 3 महीने का समय मिलता था। अब पॉइंट कैसा मिलता है उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक आर्मी का जो एमएच में जो रेफ़र किया जाता है वो अभी स्कीम तो बदल गई है, लेकिन मेडिकल तो वह उसी तरीके से होंगे। एमएच भी वैसा ही मिलेगा, अग्निवीर स्कीम हो एयरफोर्स का, आर्मी, नेवी का, उसमें एमएच का प्रोसीजर वही रहेगा और मेडिकल भी उसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी जो है वो कैंडिडेट को सिर्फ एक ही पॉइंट बना और वो बना पाइल्स का, एंड इसके लिए इनको एमएच मिल गया, ये पाइल्स और एमएच मिल गया। अब एमएच में इनको एक डेट मिलती है, उस डेट को इनको उपस्थित होना है और वहाँ पर दोबारा से चेकअप होगा, वो स्पेशलिस्ट चेक करेंगे, वो यदि सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है तो कैंडिडेट फिट हो जाता है। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का एक अनफिटनेस का एनेक्सर 1 है जिसको अभी हटा दिया गया है। अब इस तरीके से अनफिट मेमोरेंडम नहीं मिलता है, अभी जो प्रोसीजर है वो चेंज हो गया है। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट इनके बने हैं, तो वो कौन सा, एक तो कैरीज है इनको लोअर फर्स्ट मोलर टीथ में और दूसरा एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अब कैरीज है तो उसको फिलअप करवाया जा सकता है, वो पॉइंट इनको पता होता पहले से तो उसको फिट ये पॉइंट नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल हेमोरॉइड इनको मिला। अब इसमें तो पहले जो मेडिकल गाइडलाइन का जो प्रोसीजर था वो ये था कि 15 दिन में कैंडिडेट को विद इन 15 डेज़ यहाँ लिखा हुआ है कि आपको अपील करनी है, यदि आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो, और अपील करने के बाद अपील दोबारा से अपील एक्सेप्ट हो गई तो फिर समय मिलता था
तो लगभग इसमें 3 महीने का समय मिल जाता था। और ये 3 महीने का जो समय एक्स्ट्रा लगता भर्ती प्रक्रिया में, उससे कैंडिडेट्स को, फोर्सेस को, सभी को नुकसान हो रहा था कि भर्ती प्रक्रिया अनावश्यक रूप से 3 महीने लटक जाती थी। उससे बचने के लिए क्या किया कि री मेडिकल अभी 30 मई 2021 30/5/2021 से नई मेडिकल गाइडलाइन यानी मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन कर दिया गया। अब री मेडिकल के लिए जो 15 दिन का अपील करने का समय होता था वो नहीं मिलता है। और पहली भर्ती इस नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत हुई आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती, जिसमें मेडिकल हुए तो कैंडिडेट्स टैटू और वेट जैसे पॉइंट्स में भी कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ा, या टैटू ओवरनाइट टैटू रिमूव करवाना पड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा दोगुना तिगुना पैसा पे करके भी टैटू रिमूव करवाना पड़ा उनको। तो अभी री मेडिकल कैसे होगा? अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है आर्ग्यूमेंट इस बात पर करते हैं कि कैसे नहीं समय मिलेगा। तो उसके लिए पहले से हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो लेटर होम मिनिस्ट्री का जो है वो दिखाया हुआ है, और लगभग 6 भर्तियां हो चुकी हैं जुलाई के बाद में, जुलाई 2021 के बाद, जिसमें सबसे पहली भर्ती आईटीबीपी ट्रेड्समैन, उसके बाद आईटीबीपी ड्राइवर, सीपीओ सब इंस्पेक्टर की 2 भर्तियां नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत हो चुके हैं। बीएसएफ की लगभग 3 भर्तियां इस नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत हो चुकी हैं। तो और हाँ, दूसरा एसएसबी का एक भर्ती हो चुका है। एसएसबी एक नहीं, एसएसबी के लगभग 2 भर्तियां एसएसबी की हो चुके हैं। तो अब मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन जो हुआ है उससे देखिए कैंडिडेट्स को फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी पूरी, और नुकसान ये है कि जो छोटे मोटे पॉइंट्स जिसमें आप सर्जरी करवा के या ट्रीटमेंट लेके आप फिट हो जाते थे, उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। उसके लिए तैयार रहने का एक ही तरीका देखिए, पहले आपका कभी मेडिकल हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा ये पॉइंट है, या आप कभी आर्मी में फ़िट हुए हैं या एसएससी जीडी 2018 में आप फिट हुए हैं तो आपको पता रहता है कि मेरा ये पॉइंट है। आप वहाँ अनफिट हुए हैं तो आपको पता रहता है कि मेरा ये पॉइंट है। और यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो इसका एक ही रास्ता है, प्री मेडिकल चेकअप, कि जो मेडिकल गाइडलाइन जानने वाले डॉक्टर के यहाँ से आपका प्री मेडिकल चेकअप हो तो आपको पता चल सकता है कि मेरा ये पॉइंट है और आप उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। टैटू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बता चुके हैं, और यहाँ और बता देता हूँ कि टैटू यदि कहीं भी है तो उसको रिमूव करवा लेना ही बेहतर है। और हेमोरॉइड पाइल्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आप प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर उसकी पूरी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, और ज़रूरत रहता है तो सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा आपका कंप्लीट चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन किया जाता है। जो भी पॉइंट आपका होता है वो आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों पूरी तैयारी रखना है, आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी, पूरी तैयारी रखेंगे तो वर्दी मिलेगी। और अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।